फाइनली बांग्लादेश की हालात इतने ज़्यादा बदतर हो गए कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से रिज़ाइन करके देश छोड़कर भागना पड़ा। लिटरली वो हेलीकॉप्टर से अपने घर से पीएम आवास से देश छोड़कर भागी हैं। आर्मी ने उन्हें 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़कर और रिज़ाइन कर नहीं भागती हो तो आगे आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं। और ये सारी चीज़ें महज एक छोटे से स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से हुआ था, जो प्रोटेस्ट रिजर्वेशन के खिलाफ करा जा रहा था। क्या सच में ये सारी चीज़ें एक छोटे से प्रोटेस्ट की वजह से इतनी बड़ी बन पाई? क्या सच में किसी देश के प्रधानमंत्री को एक छोटे से मुद्दे रिजर्वेशन की वजह से अपनी गद्दी छोड़कर और देश छोड़कर भागना पड़ सकता है? इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके पीछे पाकिस्तान, यूएस और चाइना मतलब कि जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से जिम्मेदार है और आगे आने वाले टाइम में भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बांग्लादेश में शुरू से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था जो कि रिजर्वेशन को लेकर के था। बांग्लादेश में रिजर्वेशन 50% से भी ज़्यादा है, जिसमें से कि 30% रिजर्वेशन केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बांग्लादेश की फॉर्मेशन में अपनी शहादत दी थी। मतलब कि जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो रही थी, जो लोग शेख मुजीबुर रहमान के साथ में थे उन लोगों को यहाँ पे आरक्षण दिया गया था। 30% कोटा उनके बच्चों को दिया गया था हर सरकारी नौकरी में। इसी की वजह से शेख हसीना के ऊपर ये भी आरोप लगते थे कि ये क्या करते हैं, जो लोग इन्हें सपोर्ट करता है पॉलिटिकली ग्राउंड पे, इनका जो वफादार है उसे ये जॉब में रिजर्वेशन देती हैं ताकि ये अपने ब्यूरोक्रेसी, अपने लोग आर्मी के अंदर और गवर्नमेंट ऑफिसेस में बैठा सकें। इसके विरोध में एक आंदोलन होता है। हालांकि ये आंदोलन 2018 में पहले भी हो चुका था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग होनी थी। 5 जून को सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा आता है वो इनके पक्ष में आ जाता है कि जो रिजर्वेशन है वो ठीक रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट यूनियन जो होती है वहाँ पर हड़ताल करने लगती है। ये जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसके विरुद्ध में ये लोग बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी तक तो ज़्यादा ये कुछ वायलेंस हुआ नहीं था, लेकिन होता क्या है कि ये लोग धीरे धीरे, जो बांग्लादेश की सरकार थी, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, ये डिक्टेटर बनने लगती है। मतलब कि अपने ही देश के लोगों को सिर्फ एक आंदोलन को सेपरेस करने के लिए, दबाने के लिए आर्मी का यूज़ करा जाता है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, रबड़ की बुलेट से फायर करा जाता है और उनके ऊपर कई एक्ट भी चलाए जाते हैं। हालांकि अभी तक सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कंट्रोल में ज़रूर थीं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में नेट भी बंद कर दिया जाता है ताकि ये आंदोलन और ज़्यादा ना फैल सके। और फिर फाइनली 21 जुलाई को बांग्लादेश की जो टॉप कोर्ट है वो फैसला देती है कि जो हमने पहले फैसला दिया था उसे हम खारिज करते हैं और जो भी रिजर्वेशन का सिस्टम है या जो भी रिजर्वेशन का कोटा होगा उसे हम दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे, सही ढंग से उसे दोबारा से लागू करेंगे। हालांकि ये फैसला आने के बाद यहाँ पर आंदोलन बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आंदोलन यहाँ पर नहीं रुकता, क्योंकि जिस दिन ये फैसला आया उसी के अगले दिन से प्रोटेस्ट तो थोड़ा बहुत कम होने लगता है, लेकिन शेख हसीना कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिनकी वजह से प्रोटेस्ट की आग फिर से भड़क जाती है। होता क्या है कि जब ये लोग अपने घर पे लौट जाते हैं, जितने भी प्रोटेस्टर थे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट इनके ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट चलाती है। मतलब कि ये जितने भी बच्चे जो थे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें टेररिस्ट के रूप में देखा जाता है, उन्हें वहाँ पर रज़ाकार भी बोला जाता है। अभी हम हिस्ट्री की बात करेंगे तब आप समझोगे कि रज़ाकार क्या होते हैं। बेसिकली अभी इतना मानो कि रज़ाकार का ये मतलब हुआ कि बांग्लादेश में कोई जो गद्दार होगा, देशद्रोही होगा, उसे रज़ाकार बोला जाता है। इसी एंटी टेररिस्ट लॉ की वजह से जो बच्चे प्रोटेस्ट में थे उन्हें जेल तक में डाले जाने लगा, शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए और जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनियन थी स्टूडेंट की, उसे तक बैन कर दिया गया। डाटा को, नेट को फिर से बैन करा गया। इसी के विरोध में स्टूडेंट एक बार फिर रोड पर निकल के आते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट और ज़्यादा सप्रेसिव हो चुकी थी। गवर्नमेंट फैसला लेती है कि अगर जो भी रोड पे निकल के आएगा, पुलिस को और आर्मी को सीधी पावर दी जाती है कि आप ओपन फायरिंग कर सकते हो। इसी में हज़ारों लोग मार दिए जाते हैं। हालांकि 1000 लोगों का जो आंकड़ा है ये कोई आधारिक आंकड़ा नहीं है ये, लेकिन वहाँ के मीडिया हाउसेस और लोगों के अगर मानो तो 1000 लोग के करीब कुछ मरे हैं। और अगर ऑफिशियल डाटा अगर हम देखते हैं तो 150 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो सबसे घातक घटना होती है वो 4 अगस्त के दिन होती है, जिसे कि आप ब्लडी संडे भी कह सकते हो, क्योंकि इस दिन अकेले 96 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अपने ही देश के लोगों पे, अपने देश के स्टूडेंटों पे इस तरीके से अटैक करा गया था जैसे कि टेररिस्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक कराई जाती हो।
अपनी देश की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हेलीकॉप्टर से गन लगा करके उनके ऊपर फायर करी गई। कई बच्चों को सीधे ब्लैंक शूट करा गया, जिससे कि उनकी तुरंत मौत हो गई। ये सारी जब घटनाएं देखने को मिली, जब सरकार का एक डिक्टेटर रूप देखने को मिला, तो जनता और आक्रोशित हो गई और जनता रोड पे उतर आई। और रोड पे आने के बाद शेख हसीना के घर को घेर लिया गया। इतनी ज़्यादा 5 तारीख को हालत गंभीर हो चुकी थी कि आर्मी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। आर्मी ने कहा कि अब हम और ज़्यादा लोगों को नहीं मार सकते। हालांकि 5 तारीख को भी 56 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद आर्मी अपने हाथ खड़े कर देती है। और एक ये हिस्ट्री रही है बांग्लादेश की कि किस तरीके से आर्मी जनरल्स ने तख्ता पलट करा है। अभी हम हिस्ट्री की पूरी बात करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जब ये सब हो रहा होता है तब आर्मी एक अल्टीमेटम देती है कि हम शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम देते हैं कि आप चाहो तो 45 मिनट के अंदर रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करके देश छोड़ के भाग जाओ, हम आपको मिलिट्री का हेलीकॉप्टर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार आप होगी। शेख हसीना एक एड्रेस करना चाहती थी, देश के नाम को एक संबोधन भी देना चाहती थी, लेकिन उन्हें वही बीच में से छोड़कर भागना पड़ता है क्योंकि आक्रोशित जनता उनके घर तक घुस आने की हिमाकत कर रही थी। इसी की वजह से अपनी बहन के साथ में 2-3 ट्रॉली में अपना सामान लेकर के हेलीकॉप्टर से वो रवाना हो जाती हैं और इंडिया में आकर के शरण लेती हैं। और इसी के बाद से बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति एकदम ख़त्म हो जाती है। आर्मी डिक्लेयर करती है कि अब हमें बांग्लादेश में शांति स्थापित करनी है और एक हम एंट्रीम गवर्नमेंट बनाएंगे। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, वहाँ की अपोजिशन जो लीडर थी जिया खालिदा, जो कि अरेस्टेड अभी चल रही थी, उन्हें भी रिहाई दे देते हैं। इनका भी अगर केस देखोगे तो जनता का केवल ये एक मुद्दा नहीं था कि रिजर्वेशन के ऊपर। शेख हसीना के 3 टर्म्स पूरे हो चुके थे। 3 टर्म्स के बाद ये चौथा टर्म था। इसके जो चुनाव अभी हाल ही में हुए, जहाँ पे कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले, मेजॉरिटी ऑफ वोट शेख हसीना को मिले। लेकिन अगर एक तौर से हम देखें तो इन चुनाव का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि होता क्या था कि बांग्लादेश में जब भी चुनाव होते थे तो चुनाव से पहले जो गवर्नमेंट होते थे उसे स्टेप डाउन करना पड़ता था और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी। लेकिन इस बार के चुनाव से पहले शेख हसीना ने कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं करा, डायरेक्ट वो इलेक्शन में गई, जिसकी वजह से जो विपक्ष पार्टी है, जो वहाँ की मेन ओपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने इलेक्शन में कंटेस्ट करने से ही मना कर दिया। बिना विपक्ष के शेख हसीना चुनाव लड़के आई और मेजॉरिटी ऑफ द वोट उन्हें मिल गए। इस तरीके से शेख हसीना इस चौथे बार के टर्म को जीत के आई और इन पे पहले से भी डिक्टेटर होने के आरोप लगते रहे, जो कि इस बार इन प्रदर्शन में उन्हें देखने को भी मिला, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन इतने ज़्यादा उग्र हो गए। लेकिन क्या केवल एक छोटा सा मुद्दा रिजर्वेशन शेख हसीना को खा गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम थोड़े बहुत कनेक्शन पाकिस्तान, चाइना और यूएस के देखते हैं तब हमें यहाँ की जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है। पहले हम यूएस की बात करते हैं। कुछ समय पहले शेख हसीना ने भी ऐसा एक बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने डायरेक्ट यूएस का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि कुछ गोरे लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को दे दें, क्योंकि अमेरिका वहाँ पर एक अपना बेस बनाना चाहता है। इस चीज़ का उन्होंने खुल के विरोध करा था। ऐसे ही कुछ न्यूज़ 2023 में भी निकल के आई थी, तब भी अमेरिका का विरोध करा था। अमेरिका का खुल के विरोध करने की वजह से ऐसा हमें पहले भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने भी अमेरिका का खुल के विरोध करना चालू करा तो उन्हें भी अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा और उनकी क्या कंडीशन हुई वो हम सब जानते हैं। उसी तरीके से आज हमें हालत शेख हसीना की भी देखने को मिल रही है। हालांकि शेख हसीना ने यहाँ तक भी आरोप लगाए थे, अगर हम ऐसा नहीं करते, उनके अगर मिलिट्री बेसिस को हम नहीं बनने देते तो वो हमारी कंट्री को तोड़कर एक नया देश बनाएंगे, बांग्लादेश को और कुछ पार्ट इंडिया का भी तोड़कर एक नई कंट्री का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से जाहिर सी बात थी कि अमेरिका का विरोध उन्हें देखने को मिल सकता था और अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। तो इस चीज़ से हम जियोपॉलिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा चाइना का। अगर हम चाइना को देखें तो जैसे अभी बीते कुछ दिनों में इंडिया को प्रोजेक्ट मिले जो कि चाइना चाहता था, जिस तरीके से मोंगला पोर्ट ऑपरेट करने की जिम्मेदारी बांग्लादेश ने इंडिया को दी जो कि चाइना चाहता था, यहाँ पे चाइना को जलन मची। उसी तरीके से तीस्ता रिवर के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होने थे, इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया ने $1 बिलियन रुपए बांग्लादेश को दिए, जो कि चाइना चाहता था कि तीस्ता रिवर पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हो उसके लिए हम रुपए दें। यहाँ पे भी चाइना को एक सेटबैक मिला। और अभी जब शेख हसीना चाइना की विजिट पे गई थी
तो चाइना अपनी इसी तिलमिलाहट के कारण उनके साथ एक अच्छा सा व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से शेख हसीना ने जल्द से जल्द अपनी ट्रिप रद्द करके वापस बांग्लादेश चली गई थी। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे हमें पता लगता है कि किस तरीके से शेख हसीना को बाकी की जितनी जियोपॉलिटिक्स की फोर्स थी वो दबाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शेख हसीना का टर्म इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिया की मदद ली थी और जिस तरीके से उनकी ये बेटी और शेख मुजीबुर रहमान इंडिया के पक्ष में शुरू से रहे, तो हमें देखने को मिलता है कि पॉलिसीज़ हमारे फेवर में रही थी। कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर हमें यहाँ पे एक थोड़ा काउंटर मिलता था। लेकिन जो अब पार्टी जैसे कि आ सकती हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना आइडियोलॉजी है, जिसका कि खामियाजा आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, अभी जो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन गई है वो है रिफ्यूजीज़ की दिक्कत। की वजह से इंडिया ने जितना भी हमारा और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसे सीज कर दिया है। वहाँ पर बीएसएफ की तैनात कर दी गई पूरी छावनी में तब्दील करा गया है, जिससे कि रिफ्यूजी ना आ सके। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है, बांग्लादेश में रहने वाली माइनॉरिटीज़ का क्या, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूज़ का क्या होगा? क्योंकि जब से शेख हसीना ने अपनी गद्दी छोड़ी है और भारत में आकर के शरण ली है, तब से हमें यह देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ में, हिंदूज़ के साथ में किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं के घर में घुस करके उन्हें जला दिया जा रहा है, घरों को आग में झोंक दिया जा रहा है। हिंदू के जो मंदिर थे, जैसे कि काली मंदिर और इस्कॉन का मंदिर, उसे आग में झोंक दिया गया। हिंदुओं की लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, जबरन उनका रेप कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं हमें रेगुलर देखने को मिल रही हैं। हिंदू के घर स्पॉट करके उन पर अटैक करा जा रहा है, और ये हमें केवल सोशल मीडिया से देखने को आज मिल रहा है। बिल्कुल भी चौंकने वाली बात नहीं है कि अगर आगे आने वाले टाइम में मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इसके कोई आंकड़े ना हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होगी या वहाँ पे आगे किस तरीके के डाटा दिए जाएंगे, इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं। ये केवल उन वीडियोज़ के आधार पे, उन फोटोज़ के आधार पे हम बोल सकते हैं, जो कि हमें सोशल मीडिया हैंडल से थोड़े बहुत मिल रहे हैं। न जाने वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। ये जाहिल कौम जो है, ये हमें दिखाती है कि किस तरीके से अगर आप एक नेशनल मूवमेंट भी कर रहे थे, चलिए आपने एक डिक्टेटर के खिलाफ करा, अपनी आज़ादी के लिए आपने करा, अपने अधिकार के लिए करा, लेकिन वहाँ पे आप किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को प्रताड़ित कर रहे हो। और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आंदोलन होते हैं, लेकिन किसी भी कंट्री में माइनॉरिटी के खिलाफ कहीं पे नहीं होता। लेकिन जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जितनी मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ पे जब भी आंदोलन होगा तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अलग ही खतरा होता है। पाकिस्तान में अगर देखोगे तो वहाँ हिंदू पिटता है, अफ़गानिस्तान में देखोगे तो हिंदू और सिख की बुरी हालत करी गई, और अब बांग्लादेश, जितने ये इस्लामिक कंट्री हैं, इनकी जो ये जिहादी मानसिकता है, ये देश को बर्बाद कर देती है। आपस में जो हारमनी होती है, भाईचारे की हम बात करते हैं, उसे ये तबाह करके रख देते हैं। लेकिन जो 1 करोड़ हिंदू वहाँ पर हैं, उनका क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी भी हम ही को लेनी पड़ेगी। और इस आइडियोलॉजी के पीछे क्या चीज़ जिम्मेदार है, चलिए अब आपको बताता हूँ मैं। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, उस टाइम पर यह तय करा गया था कि एक होगा वेस्टर्न पाकिस्तान, एक होगा ईस्टर्न पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। लेकिन हुआ क्या कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ इनके साथ में होते थे, जबकि ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, इसकी ऐसी लोकेशन थी कि यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, ज़्यादा ट्रेड होता था। उसके भी बावजूद जो इन पे इकोनॉमिक कंट्रोल था वो वेस्ट पाकिस्तान का था। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी। और अगर हम इसका विभाजन देखते हैं बंगाल का, तो 1905 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इसका बंटवारा करा था कि बंगाल को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक वेस्ट बंगाल होगा, एक ईस्ट बंगाल होगा। ईस्ट बंगाल जहाँ पे कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल जहाँ पे कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम के वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे थे, इस वजह से ऐसा किया गया था। वही ईस्ट बंगाल आगे जा कर के ईस्ट पाकिस्तान बनता है, जो कि अब बांग्लादेश है। तो वो जो विचारधारा थी, मानसिकता थी, क्योंकि जब ये पाकिस्तान में गए वो भी इनकी यही इस्लामिक विचारधारा थी कि हमें अपना एक अलग इस्लाम की मजहब के नाम पे देश चाहिए। लेकिन इनके साथ जब ये भेदभाव करा जाने लगा कि अगर तुम्हें भाषा भी बोलनी है तो बंगाली नहीं, आप उर्दू बोलेंगे,
इकोनॉमिक डिसीजन, जबकि आप इकोनॉमी में हमसे बेहतर हैं वेस्ट पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी आपको हमारी ही बात माननी पड़ेगी। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन भी हुए थे 1970 में, तब ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें मिली थी अवामी लीग को। ईस्ट पाकिस्तान में ये जीत के आए थे। उसके भी बावजूद वेस्ट पाकिस्तान ने यह मना कर दिया था कि हम किसी भी टाइप का पावर ट्रांसफ़र ईस्ट पाकिस्तान में नहीं करेंगे। आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान, इनके बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी है, बीच में पूरा इंडियन लैंड पड़ता है, और ये हमारे लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती थी। इसी वजह से जब 1971 में पाकिस्तान इनके मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, बांग्लादेश के मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए एक सर्च लाइट करके मिशन चलाता है, जहाँ पे कि पाकिस्तान आर्मी जो थी वो आकर के बांग्लादेश का जो मूवमेंट चल रहा था लिबरेट करने के लिए, उसे सप्रेस करने लगती है, लीडर्स को मारने लगती है, अवामी लीग के लोगों को उठा के जेल में डालने लगती है, वुमेन्स का रेप करा जाता है सबके सामने, कई लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। उसी चक्कर में बहुत सारे लोग भागकर इंडिया में आए थे, जिन्हें कि आज रोहिंग्यास बोला जाता है। इसी को दिक्कत को देखते हुए, क्योंकि एक तो हमारे पड़ोस में इतना ज़्यादा टर्मोइल चल रहा था जिसका इम्पैक्ट सीधे हमारे ऊपर आ रहा था, क्योंकि रिफ्यूजीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहे थे। इंदिरा गांधी फैसला लेती हैं कि अब हम हेल्प करेंगे बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने के लिए। उस टाइम पर इनके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्होंने एक अपनी सेना चलाई थी जिसे बोला जाता है मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना को इंडियन आर्मी ट्रेन कर रही थी, यहाँ तक कि हम उनके लिए हथियार भी सप्लाई कर रहे थे। उसी बांग्लादेश में एक और फोर्स थी जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, उन्हीं को बोला जाता है रज़ाकार। इसी वजह से रज़ाकार टर्म वहाँ के गद्दारों के लिए यूज़ करा जाता है, जो कि अभी शेख हसीना ने स्टूडेंट के लिए यूज़ करा था। यही जब आंदोलन चल रहा होता है तो 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में सरेंडर कर देती है और बांग्लादेश का ये लिबरेशन का डे बन जाता है। जिसके बाद की मुजीबुर रहमान की सरकार बनती है, जो कि 1971 से लेकर के 1975 तक रहती है। ये लोग डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ पे ध्यान देते हैं, और ये प्रो इंडिया थे क्योंकि इंडिया ने इनकी मदद करी थी। और वहीं पर अगर आप एक दूसरा तबका देखोगे जो कि पाकिस्तान की विचारधारा से, इस्लाम की विचारधारा से ग्रसित था, वो भारत का शुरू से विरोध कर रहे थे। और आज भी वही लोग बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आपको नारे लगाते हुए जरूर दिख जाएंगे। एंटी इंडिया मूवमेंट जो अभी बांग्लादेश में चले थे, वो भी वही लोग करते हैं जो कि वही पाकिस्तान की मानसिकता आज भी अपने अंदर, आज भी अपने जहन में जिंदा रखे हैं। लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। हालांकि शेख हसीना और उनकी बहन कंट्री में नहीं थी, इस वजह से इनकी जान बच जाती है। बांग्लादेश का जो मिलिट्री कमांडर था जनरल जियाउर रहमान, वो 1975 को वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। मिलिट्री कूप होता है और वही आगे चल के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नींव डालता है। लेकिन आगे चल करके 1981 में जियाउर रहमान का भी असैसिनेट कर दिया जाता है, उसे भी मार दिया जाता है, और वो भी एक दूसरे मिलिट्री जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने उन्हें मार करके खुद अपने हाथों में कमान ले ली थी। इस टाइप की मिलिट्री कूप हमें पहले भी देखने को मिले। 1982 से लेकर के 1990 तक मोहम्मद हुसैन वहाँ पे अपनी सरकार चलाते हैं, लेकिन मास प्रोटेस्ट की वजह से अपना रिजाइनेशन दे करके डेमोक्रेसी को दोबारा से स्थापित करते हैं। इसके बाद की 1996 के इलेक्शन में सबसे पहली बार शेख हसीना कंटेस्ट करते हैं और जीत करके आते हैं। उनकी जीत के बाद ये 5 साल का टर्म वो पूरा करती हैं। बीच में फिर सरकार बनती है जिया खालिदा की, जो कि जियाउर रहमान की पत्नी थी। इनकी सरकार बनती है जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी। लेकिन 2009 से लेकर के अभी तक यहाँ पर शेख हसीना की सरकार थी, और अब शेख हसीना भी इस देश को छोड़कर भाग चुकी हैं। आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसकी क्या सरकार रहेगी, और जिस तरीके से अभी बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, इकोनॉमिक ग्राउंड पे अच्छा कर रहा था, क्या आगे चलकर वैसा कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा या नहीं। भारत के लिए ज़रूर ये एक बुरी खबर है कि शेख हसीना इंडिया फ्रेंडली थी, और वहीं अगर हम बात करेंगे जिया खालिदा की, तो वो चाइना और पाकिस्तान फ्रेंडली है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये पूरा एपिसोड था कि आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, अभी की क्या कंडीशन थी, या पूरे प्रोटेस्ट के पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं, और पूरी बांग्लादेश की क्या हिस्ट्री थी, किस तरीके से बांग्लादेश बना। जिस तरीके से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे बांग्लादेश बना, आज भी वो आइडियोलॉजी हमें उठती हुई दोबारा नज़र आ रही है, जो कि माइनॉरिटीज़ को तो वहाँ पे खतरे में डाल ही रही है, बल्कि आगे चल करके ये भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। थैंक यू।